नमस्कार दोस्तों, अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जी। आज हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन पढ़ने से पहले ना पिछले टॉपिक के कुछ अंश रहते हैं, उसको देख लेते हैं जी। टोबैको, इंडोर एयर पोल्यूशन हम देख रहे थे। स्मोक ऑफ टोबैको, जैसे सिगरेट पीते हैं लोग तो उसका जो धुआं निकलता है, तंबाकू का धुआं, उसमें भी क्या है, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। और दीज केमिकल्स कैन कॉज इचिंग ऑफ आईज, नोज एंड इरिटेशन ऑफ थ्रोट। आंखों में, नाक में इचिंग कर सकते हैं और गले में इरिटेशन कर सकते हैं, खराश कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली जब धुआं आपके शरीर में जाएगा तो जहाँ जहाँ जाएगा तो वहाँ वहाँ हमको कुछ ना कुछ इरिटेशन, इचिंग करेगा। ब्रोंचाइटिस फेफड़ों की जो नालियाँ होती हैं उनको खराब कर सकता है जी। सीवियर अस्थमा कर सकता है। डिक्रीज इन लंग फंक्शन, हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। और इवन कैंसर भी कर सकता है जी, कैंसर भी कर सकता है। ओके, आगे है जी एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस इज ए ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग फाइब्रस मिनरल्स, कुदरती रूप से पाए जाने वाले फाइब्रस मिनरल्स होते हैं जी। तो ये फाइबर टाइप के मिनरल्स रेजिस्टेंस टू हीट एंड क्रोजन, इनको जंग वगैरह कम लगता है, ये अधिक गर्मी से खराब भी नहीं होते, ये इनकी प्रॉपर्टी है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज एस्बेस्टोस इज यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्ट्स, कई प्रकार के कमर्शियल प्रोडक्ट्स जैसे इंसुलेशन करने के लिए, फायर प्रूफिंग मटेरियल में, बाल बोर्ड मटेरियल्स में एंड ऑटोमोटिव ब्रेक्स में इनका प्रयोग होता है। ठीक, तो जब इनका प्रयोग हुआ सिस्टम में ये आ गए तो जब इनको वेस्ट के रूप में आपने फेंक दिया, जब वैसे भी इससे फाइबर निकले वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, आगे है जी पेस्टिसाइड्स। पेस्ट को मारने के लिए केमिकल जो हमने यूज़ किए, तो जब यूज़ किए, खेतों में यूज़ किए, तो अल्टीमेटली ये हमारी बॉडी में भी एंटर कर सकते हैं। दीज हार्मफुल केमिकल्स आल्सो एंटर इनटू एटमॉस्फेयर में आ गए। कैसे? वाइल स्प्रेइंग, जब हम स्प्रे करते हैं तो एटमॉस्फेयर में आ गए जी, एटमॉस्फेयर को ख़राब कर दिया, हमारी बॉडी में भी आ सकते हैं। एंड कैन कॉज कैंसर, बहुत ही डेंजरस होते हैं जी। देखो ना, जहर तो है जी, बेसिकली जहर है जो आपने कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए यूज़ किया, तो एटमॉस्फेयर में आ गए, आपके अंदर आ सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं और भी कई प्रकार की आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। ओके जी, आगे है जी फ्लाई ऐश। ऐश क्या होती है जी? राख। कुछ आपने ईंधन जलाया, जो बचा उसे कहते हैं ऐश, राख। जो राख बहुत हल्की होती है वो हवा में चली जाती है, उसे कहते हैं फ्लाई ऐश। जो भारी होती है वो सैडल डाउन हो जाती है ग्राउंड पर, उसे कहते हैं बॉटम ऐश। ऐश इज प्रोड्यूस्ड कब पैदा होती है? Whenever combustion of solid material takes place, सॉलिड मटेरियल का कंबस्शन होता है तो राख बनती है। फ्लाई ऐश इज एन ऐश, फ्लाई ऐश कैसी हुई? जो कि हवा में उड़ जाती है, हल्की बहुत होती है। विच राइजेस विद द गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर, गैसेस के साथ साथ एटमॉस्फेयर में ये फैल जाती है। इट इज़ ए वेरी फाइन पाउडर, बहुत ही पतला पाउडर होता है। एंड कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन एयर, हल्का है, पतला है और हवा के साथ कितनी दूर तक जा सकता है। द ऐश विच डज नॉट राइज इज कॉल्ड एज बॉटम ऐश, जो अधिक राइज नहीं करती, भारी होती है, वो क्या है? जमीन पर सेटल हो जाती है जी, धरती पर सेटल हो जाती है, उसे कहते हैं बॉटम ऐश। एक होगी फ्लाई ऐश, एक होगी बॉटम ऐश। फ्लाई ऐश कैन पोल्यूट एयर एंड वाटर, कैसे? जब धीरे धीरे ये ऐश, राख सेटल होगी, जहाँ सेटल होगी उनको नुकसान कर सकती है। पानी में चली गई तो पानी को पोल्यूट कर सकती है, सिंपली एयर में रहेगी तो एयर को पोल्यूट कर देगी। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, तो जब आपने एयर को इनहेल किया सांस के द्वारा तो ये राख भी आपके अंदर गई तो सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। सिंपली आप ऐसा भी सोच लो ना कि आपको ऑक्सीजन कब मिली, सांस से संबंधित
जो गैसेस हैं, ऐसे जहाँ पार्टिकल्स हैं, स्मोक के पार्टिकल्स हैं, राख के पार्टिकल्स हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करेगी। फ्लाई ऐश इन द एयर स्लोली सेटल्स ऑन, धीरे धीरे कहाँ सेटल कर जाती हैं? पेड़ों के पत्तों पर, लीव्स पर। क्रॉप्स इन द फील्ड, हमारी फसलों के ऊपर जम जाती हैं। खासतौर पे कहाँ? इन द नियर बाय एरियाज ऑफ थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पर कोयले को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, तो इतना कोयला जलाया कि उससे फ्लाई ऐश निकली और वो फ्लाई ऐश बाद में आसपास के एरियो में सेटल हो गई। तो इससे क्या होगा? एंड अफेक्ट्स प्लांट्स ग्रोथ, आसपास के जो प्लांट है उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, और जो हमारी फसल है, क्रॉप्स है, उसको इफेक्ट करते हैं, उनके ऊपर सेटल हो जाते हैं। तो इससे उनकी जील्ड कम होती है, उत्पादकता कम होती है जी। ठीक। फ्लाई ऐश कैन बी यूटिलाइज एज ए रिसोर्स इन द फॉलोइंग वेज। देखो, इसको एक संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो जी, इसकी हम ईंटें बना सकते हैं, सीमेंट बना सकते हैं। एंड दीज ब्रिक्स आर लाइट इन वेट, भार में भी ये हल्की होती हैं, पर हल्की होने का मतलब ये नहीं ये कमजोर है। हल्की होंगी एंड हैव हाई स्ट्रेंथ, ज़्यादा पक्की होंगी, एंड ड्यूरेबिलिटी, काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। ओके, इसकी आप सीमेंट बना सकते हो, ईंटें बना सकते हो, और ये ईंटें काफ़ी लाइट वेट होती हैं, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है, इनकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है। फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज ए बेटर फिल मटेरियल, फिलिंग मटेरियल के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लो कहीं माइनिंग हुई है, तो खाने हैं, तो वहाँ पर गड्ढे पड़ गए हैं कितने बड़े बड़े, तो वहाँ इसको फिल कर दो जी, फ्लाई ऐश को वहाँ डाल दो। और सड़कों पे जो गड्ढे हैं वहाँ डाल सकते हैं आप इसको। फॉर रोड्स आफ्टर मिक्सिंग विद कंक्रीट के साथ मिक्स करके आप इसको रोड के गड्ढों में डाल सकते हो, फिल कर सकते हो। इट कैन बी यूज्ड इन सॉइल रिक्लेमेशन, अगर सॉइल के न्यूट्रिएंट कम हो चुके हैं तो वहाँ फ्लाई ऐश को डाल दो जी। एंड फिलिंग अबंडेंट माइंस, जो खाने हैं जहाँ से आपने धातुओं वगैरह, मिनरल्स वगैरह निकाले हैं, तो बाद में माइंस में कितने गड्ढे से पड़ जाते हैं, तो उन गड्ढों को फिल करने के लिए भी फ्लाई ऐश का आप प्रयोग कर सकते हो। आप देखना गाँवों में जैसे राख होती है, उस राख को ऐसे खेतों में फेंका जाता है, ऐसे छोटी छोटी जो क्यारियाँ होती हैं जहाँ सब्जी बोई जाती है, वहाँ पर वो राख फेंक देते हैं, तो राख अच्छा न्यूट्रिएंट है। ओके जी। अगर मिट्टी में आपने फ्लाई ऐश मिक्स कर दी, राख मिक्स कर दी, तो उससे क्या है, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। मान लो कि अगर मिट्टी है तो उसमें आप पानी डालो तो वो पानी नीचे चला जाता है, पर अगर आपने ऐश मिक्स कर दी तो मिट्टी की प्रॉपर्टियां ऐसी बन जाती है कि वो अपने में पानी को बचा कर रख सकती हैं, होल्ड करके रख सकती हैं। इट एनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द लैंड, ये बात होगी जी। ठीक है जी, इसको पढ़ लेना जी, ये मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में भी पूछ सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे ब्रिक्स मेड फ्रॉम फ्लाई ऐश आर हैवी इन वेट, क्या ये बात सही है? नहीं, वो लाइट वेट होती हैं। ओके जी, आगे पढ़ते हैं जी। वाटर पोल्यूशन, डेफिनेशन क्या है? पानी में कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ें आपने मिला दी कि वो अनफिट फॉर लाइफ हो जाए, वो है जी पानी का पोल्यूशन। ठीक है जी। तो सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है जी, कौन कौन से हैं? अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। कुछ सोर्स हम पढ़ लेते हैं जी अपनी नॉलेज के लिए। एक होते हैं कि ऐसे सोर्स जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है जी, हम कह सकते हैं कि हाँ भी इस स्रोत से पोल्यूटेंट आ रहा है। इफ द सोर्स इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल, उसे कहते हैं पॉइंट सोर्स। ओके, जिसको पढ़ते हैं, वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। कौन कौन से क्राइटेरिया के बेस पर? अगर तो सोर्स हम सीधे पकड़ सकते हैं, देखो जी वहां से पोल्यूशन निकल रहा है, उसे कहते हैं पॉइंट सोर्स। इफ द सोर्स इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल,
हम कह सकते हैं वहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, मतलब पॉइंट सोर्स। पर अगर हम उसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, उसे कहते हैं डिफ्यूज और नॉन पॉइंट सोर्स। ठीक है जी। पॉइंट सोर्स में क्या होता है, पोल्यूटेंट डायरेक्टली ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू वाटर, सोर्स से वाटर तक डायरेक्टली ट्रेवल किया। तो क्योंकि हम सोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ से आ रहा है पोल्यूशन, तो इसलिए हम इसको इजीली रेगुलेट भी कर सकते हैं। भाई हमको जब पता हो भी पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है, तो इसलिए हम उसको आसानी से रेगुलेट भी कर सकते हैं। इफ़ सोर्सेस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड प्रॉपरली, अगर हमको पता ना चले कहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, वो काफ़ी डिफ्यूज्ड है जी सोर्सेस, देन दीज पोल्यूटेंट्स आर कॉल्ड, जहाँ दीज सोर्सेस आर कॉल्ड डिफ्यूज और नॉन पॉइंट सोर्सेस। ठीक है जी। दे वेरी विद टाइम एंड स्पेस, एक स्पेस से, एक जगह से दूसरे जगह पर अलग अलग हो सकते हैं जी। एक समय में एक जगह से पोल्यूशन आ सकता है, दूसरे समय में दूसरी जगह से पोल्यूशन आ रहा हो सकता है। तो ये वेरी करता है समय के हिसाब से भी और जगह के हिसाब से भी, एंड आर डिफ़िकल्ट टू रेगुलेट, तो इसको रेगुलेट करना मुश्किल है। सीधी सी बात है, अगर जहाँ से मान लो पोल्यूशन आ रहा है तो बस हम कह सकते हैं इसको रेगुलेट करो और पोल्यूशन को हम रेगुलेट कर सकते हैं। पर अगर हमको पता ही नहीं है भी कहाँ कहाँ से आ रहा है पोल्यूशन, कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से, डिफ्यूज सोर्स है, तो उसको रेगुलेट करना मुश्किल होता है। ठीक। द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन आर, देखो जी मेन सोर्सेस ये वाले हैं पानी के पोल्यूशन के। घरों से, ये हमारी नालियों से आने वाला वेस्ट, उसे कहते हैं सीवेज फ्रॉम हाउसेस, इसको रट्टा लगा देना, सीवेज फ्रॉम हाउसेस। ठीक है जी। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से आने वाला वेस्ट, एंड एग्रीकल्चर सोर्सेस से आने वाला वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सोर्सेस। ये तीन मेन हो गए जी आपके सोर्स वाटर पोल्यूशन के। ओके। सीवेज में क्या होता है जी, द सीवेज कंटेन्स ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, इंसानों का और जानवरों का मल, फूड रेसिड्यू, जो आपके सब्जी के फलों के छिलके वगैरह, वो फूड रेसिड्यू, आपका खाना बचा हुआ खाना, वो डिटर्जेंट्स एंड अदर वेस्ट वगैरह इसमें होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे जी वार्म वाटर, गर्म पानी भी हानिकारक होता है वाटर के लिए। वो भी एक, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है पानी का तो वो भी ठीक नहीं है पानी की लाइफ के लिए या पानी में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के लिए। वार्म वाटर एंटरिंग वाटर बॉडीज इज़ ए काइंड ऑफ थर्मल पोल्यूशन, वाटर बॉडी में आने वाला गर्म पानी वो भी एक प्रकार का पोल्यूशन है, उसे हम कह देते हैं थर्मल पोल्यूशन, मतलब टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। इट्स मेन सोर्सेस आर द, क्या क्या सोर्सेस हैं जी, थर्मल एंड न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स। थर्मल, कोयले से, कोयले को जलाकर जो आपने एनर्जी पैदा की, तो जहाँ से भी आपका वार्म वाटर सिस्टम में ऐड हुआ। और न्यूक्लियर एनर्जी में तो, न्यूक्लियर एनर्जी वाले प्लांट में तो काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी निकलता है, वो समुद्र में डाल दिया जाता है। तो ये थर्मल पोल्यूशन की एग्जांपल्स हो गई। इंक्रीज्ड वाटर टेम्परेचर किल्स एक्वेटिक लाइफ, पानी अधिक गर्म है उससे भी पानी में पाए जाने वाले जीव जंतु मर जाते हैं जी, उनको नुकसान होता है। पोल्यूटेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड म्युनिसिपल वेस्ट, सीवेज एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ आर आल्सो सीप इनटू अंडरग्राउंड वाटर। जो पोल्यूशन है, ऐसा नहीं कि वो सीधा नदियों में गया, वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर होता आपके ग्राउंड वाटर में भी ऐड हो जाता है, तो हमारे ग्राउंड वाटर को भी वो पोल्यूट करता है। ठीक। वन अनदर सीवियर वाटर पोल्यूशन इज caused by from tankers at sea or leaks from underground oil storage tanks on the land। देखो, मान लो ये समुंदर है, समुंदर में एक शिप जा रहा है, टैंकर है जी, तो वो टैंकर से, उस टैंकर में तेल है जी, कच्चा तेल है, तो वो कच्चा तेल लीक कर गया जी, स्पिल कर गया। कुछ हुआ कि वहाँ से किसी भी एक्सीडेंट कह लो, किसी भी तरीके से अगर उसमें से तेल लीक कर गया, तो वो समुंदर, क्योंकि तेल क्या होता है जी, हल्का होता है पानी से,
वो समुद्र के ऊपर ऊपर फैल जाएगा। फैल गया, जहाँ पर तेल फैल गया तो जितने जीव जंतुओं को टच करेगा उनकी बॉडी को खराब करेगा, एक बात। दूसरा ये है कि अगर जहाँ पर आग लग गया है तो पूरी आग फैलेगी तो इस पानी को गर्म कर देगा, दूसरा नुकसान। तीसरा ये है कि ये ऊपर से आने वाली सनलाइट है ना, उसको ब्लॉक कर देगा। सनलाइट को ब्लॉक कर दिया तो जहाँ पर जो नीचे फोटोसिंथेसिस हो रही थी उसको भी ख़त्म करेगा, कम करेगा। ये बात। मान लो अगर ये है धरती, जहाँ पर आपने अंदर एक पेट्रोल पंप है आपका, तो या वैसे भी अंडरग्राउंड क्या है, स्टोरेज है, तो जहाँ से अगर लीक कर गया तेल तो वो नीचे चला जाएगा जी और ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाएगा जी। तो ग्राउंड वाटर को ख़राब कर दिया इसने। अच्छा जी, कैसे कैसे? ऑयल स्पिल हो जाए टैंकर्स एट द सी, जहाँ लीक्स फ्रॉम अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेज टैंक्स ऑन लैंड। ठीक, लीक कर गया जी तो ये अल्टीमेटली समुद्र के पानी को ख़राब करेगा, अंडरग्राउंड वाटर को ख़राब करेगा। क्योंकि ऑयल टेंड्स टू स्प्रेड वेरी फास्ट, ये बहुत जल्दी फैलता है तेल। सो दीज स्पिल्स, तो ये जो पानी लीक कर गया ये क्या करेगा, आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। एक बार ये स्पिल कर गया तो जब बहुत जल्दी फैलता है। एंड अफेक्ट ए लार्ज एरिया इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा एरिया को अफेक्ट कर देता है। ठीक। बीइंग लाइटर देन वाटर, ये तेल पानी से हल्का होता है इसलिए पानी के ऊपर फ्लोट कर देता है, फ्लोट करने लग जाता है सरफेस के ऊपर। एंड कैन कॉज स्विफ्ट स्प्रेडिंग ऑफ फायर, क्योंकि ये तेल ज्वलनशील होते हैं तो अगर कहीं किसी तरह आग लग जाए तो आग एकदम फैलेगी तो पानी को गर्म कर देगी, इससे भी नुकसान है। इट फॉर्म्स ए लेयर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी, वाटर बॉडी के ऊपर एक लेयर जमा देता है जी, लेयर बना देता है। इससे क्या होता है, रिड्यूस मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। देखो ऐसे है, एक समुंदर है, समुंदर के ऊपर जो लेयर बना दी तेल की तो ऊपर से CO2 ऑक्सीजन, सॉरी CO2 नहीं, CO2 भी मिक्स होता है पर बेसिकली चाहिए हमको क्या, O2, जो ऑक्सीजन है उसकी मिक्सिंग को कम कर देता है। इट रिड्यूसेस मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। एज ए रिजल्ट जिससे क्या होता है, देयर इज डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर, पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है। और पानी में ऑक्सीजन कम हो गया इससे क्या होगा, इट कैन कॉज हार्म टू द मरीन ऑर्गेनिज्म, पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है जी। ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई तो ये उनको खतरा है जी, एक खतरा पैदा कर देता है, इससे हो जाता है। आगे देखो, फ्यू कंसेप्ट रिलेटेड टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, अच्छा जहाँ पर वो बात रह गई कि ऐसे लेयर बन जाती है तो ऊपर से सनलाइट को भी ब्लॉक कर देता है, इससे फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होती है। ओके जी, फ्यू कंसेप्ट रिलेटेड टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से संबंधित बातें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, शुक्रिया, नमस्कार जी।